हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमने जीएस में 2 टेस्ट कर रखे हैं। तीसरे टेस्ट का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देख रखे हैं। हिंदी का हमने क्या किया है, 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब एक सेट हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेट। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है कि जीएस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से 140। 60 क्वेश्चन किससे रहते हैं, हिंदी से रहते हैं। तो हिंदी से जनरल हिंदी रहेगा, इससे पूछे जाते हैं। तो इसको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रयास करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का, इसमें सही करने का। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी क्या होती है, प्रायिकता सही करने की बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड, अन्य जो क्रिएटिविटी होती है वो गेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब टेस्ट सॉल्व करते हैं आप बहुत ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते हुए भी सही कर लेंगे। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं डेवलप, ये सब टेस्ट सॉल्व करने से होती हैं, प्रैक्टिस करने से। तो चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज का, और देखेंगे इसमें 60 क्वेश्चन। आप प्रयास कीजिएगा अपना सबसे बेहतरीन देने का। कोशिश कीजिएगा 60 क्वेश्चन में 60 सही कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तद्भव दिया हुआ है, तत्सम दिया हुआ है, बताइए। ए दिया हुआ है सांचा, सांचा दिया, इसका तत्सम कह रहा है सच्चक। आप तत्सम और तद्भव तो जानते होंगे। तद्भव वो है जो संस्कृत से बदल करके बोलचाल की भाषा में आया है, और तत्सम जो संस्कृत के हुबहू वही लैंग्वेज अभी भी है, वो कहते हैं सांचा सच्चक। बी दिया हुआ है अखरोट, अछोट। सी चूल्हा और चुल्ली। और डी दिया है मूछ, मुच्छ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे देखिए मूछ जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है श्यामुच्छ, श्याम शुरू, श्याम शुरू कहेंगे इसको, श्याम शुरू पढ़ेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है श्याम शुरू। ये क्या होता है, मूछ का तत्सम होता है श्याम शुरू। हमारा आंसर यहाँ पे तीसरा गलत था, चौथा गलत था। डी अगर आपने लगाया था तो आपका सही है। चलिए पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक है जो तत्सम है। देखते हैं। ए दिया हुआ है नारियल, बी दिया हुआ है किवाड़, सी दिया है वृक, और डी दिया है साखी। तो बताइए इनमें से कौन सा एक है जो तत्सम शब्द है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए नारियल जो है तद्भव है, किवाड़ तो आप लोग किवाड़ सुनते ही होंगे, किवाड़ भी तद्भव है, साखी ये भी तद्भव है। लेकिन जो वृक है, वृक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, भेड़िया। वृक का तद्भव भेड़िया होता है। अब पता नहीं कैसे ये चीज़ चेंज हुआ है। अब ये कैसे चेंज हुआ है वृक भेड़िए में, अब ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन वृक का तद्भव है भेड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा युग में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे बताना है आपको तत्सम की दृष्टि से कौन सा इसमें से एक अशुद्ध है। ए दिया भरमर का दिया हुआ है मधुक, बी दिया हुआ है कंकती का दिया हुआ कटहरा, कटहर, कटहर वही जो होता है, कटहर के इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा। चलिए कटहल ही कहते हैं हिंदी में, कटहल ही समझिए। दूसरा दिया हुआ श्रृंगार, श्रृंगाल, और उसका दिया हुआ जम्बू। डी दिया कदली, इसिका। तो बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है, किस दृष्टिकोण से, तत्सम की दृष्टि से, दृष्टिकोण से। अगर हम इसमें देखें तो बताइए यहाँ पे कटहल दिया हुआ कंकती, कंकती तो सही है। बताइए कटहल का क्या हुआ, काष्ठ गृह होगा, काष्ठ गृह, काष्ठ गृह, काष्ठ गृह होता है कटहल का। तो कटहल जो है वो तद्भव है, काष्ठ गृह कहेंगे तो तत्सम हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ निकल गया बी। चलिए अगला देखते हैं। आप यहाँ बाकी सभी देख सकते हैं। श्रृंगाल, श्रृंगाल जो है तत्सम है, जम्बू तत्सम है। आप लोगों को पता होगा कि जब ऐसी बूंदी लगा होता है तो क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन जैसे ही ये चंद्र बिंदु होता है तो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। तो ये भी हमारा सही है, तत्सम है। कदली ये भी तत्सम ही है, इसी का ये भी तत्सम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन का मेथड लगा लेंगे इनको, अगर आप देखे रहेंगे तो। भरमर कहीं आ जाए तो वो भी तत्सम है, मधुक तत्सम है। चलिए तत्सम शब्द नहीं है, आपको चुनना है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ए दिया आलस्य, बी दिया गोपाल, सी दिया चटकी, चटिका, चटिका, और डी दिया
पीढ़ी। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव है वो। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे पीढ़ी जो दिया हुआ है, पीढ़ी क्या है, तद्भव शब्द है। अब इसका होगा पीठिका, पीठिका, पीठिका हो जाएगा तत्सम। अब पीढ़ी जो है तद्भव है। आप लोगों को पता होगा पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, मतलब उसके बच्चे वो, उसके बच्चे वो, इसको पीढ़ी कहते हैं। अब पीठिका इसका है तत्सम शब्द। विधा आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी सारी चीज़ों का देख लें यहाँ पे हम। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ हमसे तत्सम शब्द नहीं है, हमें तत्सम देखना है। आलस्य क्या है, आलस, आलस्य जो है ये तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव होता है आलस होता है। आप लोग बोलते होंगे ना बहुत आलस आ रहा है, वो वाला आलस, ये आलस होता है। इसका आलस्य का, आलस्य तत्सम है, आलस जो होता है ये तद्भव है। अब यहाँ पे देखिए गोपाल, गोपाल का जो होता है, गोपाल का तत्सम तद्भव ग्वाला होता है। आप लोग ग्वाला तो बोलते ही होंगे, ग्वाल, ग्वाल होता है इसका तद्भव गोपाल का। चटिका का क्या होता है, चटिका अपने आप में एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया होता है तत्सम चटिका का। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम है, हींग का तत्सम पूछा गया है आपसे, बताइए। हिंगू, हिंगू, अब दोनों में मात्रा ही बस डिफरेंट है, दोनों में हिंगू, हिंगू में आप मात्रा से देख लिए, हिंग्र और हिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है, मतलब हिंग का तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए हिंग का अगर हम देखें इसका तत्सम शब्द तो हमारा हो जाएगा हिंगू, हिंग का तत्सम शब्द हिंगू हो जाएगा। हमारा सही आंसर निकल गया ए, हिंगू सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ हमारा संदसिका, संदसिका, संदसिका का तत्सम है, संदसिका का तत्सम है ए संदूक, बी सरसों का, सी संदेश का, डी संडसी का। तो बताइए इनमें से संदसिका किसका तत्सम है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए संदसिका जो है संडसिका है यहाँ पे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया और डी इसका करेक्ट है। संडसिका, संडसिका तत्सम रूप है। और संडसी क्या है, आप लोगों को हमने बताया था कि जब ये स्वर है, ये वाला स्वर, छोड़िए फिर से दोबारा इसको बनाते हैं। अगर ये वाला स्वर है तो क्या हो जाता है, ये तत्सम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये स्वर हो जाता है तो क्या हो जाता है, तद्भव है। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते थे। और सैंडी जो है संडसिका का, संदसिका का क्या है, तद्भव रूप है, तत्सम रूप है। और संडसी जो है तद्भव है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा इसमें से आपको चयन करना है। ए शून्य, बी सेंध, सी हरड़ और डी हिया। कौन सा एक तत्सम शब्द है आपको ये चयन करना है। उम्मीद है आपने आंसर चुन लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है 7 में ए, तो बिल्कुल सही काम किया आपने। देखिए शून्य का तद्भव क्या होता है, सूना होता है, सूना ऐसे लिखा जाता है, सूना ये तद्भव रूप है शून्य का। और सिंध का, सिंध क्या है, ये तद्भव रूप है इसका। यहाँ पे तत्सम पूछा गया तो शून्य बिल्कुल सही है, शून्य क्या है, तत्सम रूप है इसका। सूना जो है वो तद्भव होता है। और सिंध की बात करें तो सिंध क्या है, सिंध एक तद्भव रूप है, तत्सम इसका होता है संधि, संधि। अगर यहाँ पे हम देख लें हरड़ का, हरड़ क्या होता है, हरड़ एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम होगा क्या चीज़ होगा, हरितकी, हरितकी, हरितकी हो जाएगा इसका तत्सम रूप। अगर हिया का देखें, हिया क्या होता है बताइए, हिया एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है हृदय। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है, आपको इसमें बताना कौन तद्भव है। प्राण घुड़, प्रागुड़, नकुल, निहाई और निहाई प्रतिवेश। पिछले सेट में हमने कहीं कहीं हिंदी गलत पढ़ दिया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज प्रयास करेंगे हम हिंदी सारे सही पढ़ें। देखिए हिंदी में बहुत सारे जटिल शब्द होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। आप यहाँ पे देख के अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए सॉरी। आप अपने तरफ से प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर लीजिएगा।
प्रागूढ़, नकुल, निहाई, प्रतिवेश, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव यहाँ पे है निहाई। निहाई जो है तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। जैसे कि प्रागूढ़ जो है ये तत्सम है, नकुल तत्सम है, और प्रतिवेश ये भी तत्सम है। लेकिन निहाई जो है यहाँ पे तद्भव है, तो तद्भव हमसे पूछा गया तो हमारा सी आंसर निकल गया। अब पूछेंगे कि निहाई का ऐसा तत्सम क्या होता है? निघाती होता है। निहाई का तत्सम निघाती होता है, घाती। यहाँ से इधर मात्रा कर लिए निघाती हो जाएगा। उम्मीद है आपने सही समझ लिया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ तद्भव दिया हुआ है, यहाँ तत्सम दिया हुआ है, और सही कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। खुजली, खुर्ज, खरजू, खजूर, खजूर, खजू। अब यहाँ पे र की मात्रा खजूर पढ़ सकते हैं, खजूर। चलिए खजूर ही प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको। अब जो भी प्रोनाउंसिएट कर लेगा, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो सकता है। कत्था, क्वाथ दिया हुआ है, फिर ओखली, और फिर उलूखल, उलूखल है ये करेक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्सम और तद्भव के दृष्टिकोण से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जो खुजली है, खुजुर, खुजुर, ये सही है। खुजली का खुजर है, बिल्कुल सही। कत्था का क्या है? क्वाथ, ये याद रखिएगा। क्वाथ क्या है? तत्सम शब्द है। कत्था तद्भव शब्द है। जो पान में यूज होता है कत्था, वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्वाथ वो क्या है? तत्सम शब्द है। ओखली जो होता है, पहले ओखली कुछ इस तरीके से होता था धान कूटने के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं। तो ओखली क्या होता है उसका तत्सम शब्द? क्या है? उलूखल। उलूखल क्या होता है? ओखली का तत्सम शब्द है। हमारा सही आंसर डी हो गया। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही है। श्यामल, श्यामल किस एक का तत्सम है? बताइए। सांवा, सांवला, सुनहला और सांकल। तो बताइए इनमें से श्यामल किस एक का तत्सम है? उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। सांवला का तत्सम क्या होता है? तत्सम क्या है? श्यामल। श्यामल जो है वो सांवला का तत्सम रूप है। सही रूप है श्यामला, श्यामल, श्यामल, श्यामल। और सांवला जो है वो तद्भव रूप है जो बदल चुका है इस समय। कृष्ण को क्या कहते हैं? सांवला, मतलब श्याम कहते हैं, सांवला डायरेक्ट नहीं कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ज्योत्सना का की शुद्ध वर्तनी है। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें से? बताइए। और सभी प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर ही होगा, तो आप अपने हिसाब से पढ़ के बताइए। अगर आप ये चयन करते हैं तो बिल्कुल सही है, ज्योत्सना, तो ये करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं और उसका शुद्ध रूप इधर दिया हुआ है। आपको मिलान करना है कौन सा सही है। ए दिया व्यापित, उसका चयन करिएगा आप। अंताक्षरी, सी दिया उत्ग्रीव, और डी दिया वर्तन। बर्तन, वो जो बर्तन घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है वो वाला बर्तन की बात कर रहा है। बताइए इनमें से ये अशुद्ध रूप है, इसके शुद्ध रूप कौन से हैं? देखिए अंताक्षरी, अंताक्षरी की बात करेंगे, अंत्याक्षरी हो जाएगा हमारा ए इसका। अब व्यापित का क्या होगा? व्यापित का व्याप्त हो जाएगा। अब उत्ग्रीव, उत्ग्रीव को क्या करेंगे? उद्ग्रीव। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बर्तन का बर्तन। इसमें कुछ लॉजिक लगाना था, बिल्कुल नहीं लगा था, मुफ्त का नंबर था। अगर हम देखें ए का 3, ए का 3 कितने किस में दिया? एक ही में दिया होगा, डी इसका आंसर सही हो गया। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्म का में से कौन गलत है? शुद्ध एक अशुद्ध होगा, दूसरा शुद्ध होगा। ये ऐसे कौन से युग्म हैं जिनमें गलत दिया हुआ है? यहाँ देखिए अशुद्ध है, इधर इधर शुद्ध है। भ्रातागढ़, भ्रातागढ़ जो होता है भ्रातृ, भ्रातृगढ़। विद्युत लता, विद्युत लता, विद्युतलता। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? अब नीचे 2 दिया हुआ है, इधर इधर दिया है राज ऋषि, राजश्री। नवाब दिया है, नवाब दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा है? नवाब या नवाब?
बताइए इनमें से शुद्ध और अशुद्ध। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर हम पहले की बात करें यहाँ पे भ्रातागढ़, तो भातृगढ़ बिल्कुल सही है। ये भ्रातागढ़ जो है गलत है, भ्रातृगढ़ जो है करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए विद्युतलता, ये गलत है। इसका सही शब्द होगा विद्युतलता, विद्युतलता। अब यहाँ पे और चीज़ें देख लीजिए, राजश्री, राजश्री नहीं होता है, राजश्री होता है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पे नवाब और फिर नवाब है, तो कौन सा सही है? देखिए ये पलटा हुआ है, ये जो नवाब ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है, नवाब लिखा जाता है, नवाब नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा डी आंसर सही था क्योंकि वो गलत दिया, पलट दिया गया इधर उधर, ये गलत है। सही रूप ये नवाब होता है, नवाब नहीं होता है। चलिए अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है? समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित, इसड़ा। उम्मीद है सारे प्रोनाउंसिएशन सही कर दिए होंगे। चलिए बताइए इसमें से कौन से वर्तनिकी की दृष्टि से, मतलब वर्तनी की दृष्टि से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें देखिए निश्चेष्ट जो है ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब यहाँ पे पूछा गया है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल का सही वर्तन के शुद्ध वर्तनी क्या है? समुज्ज्वल, यहाँ पे देखिए स मु ज वल ऐसे लिखेंगे, आधा ज फिर पूरा ज लिखेंगे, समुज्ज्वल तो होगा। और यहाँ पे क्या दिया है? समुज्ज्वल, जबकि होगा समुज्ज्वल, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो होगा फिर आधा जो, तब वो और ल होगा, समुज्ज्वल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों गलत है। अब बताइए यहाँ पे अनुवादित क्यों गलत है? अनुवादित, अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित होता है, इसलिए हमारा सी भी गलत है। अब एसड़ क्या होता है? एसड़ ऐसे नहीं होता है, एसड़ ऐसे होता है, एक मिनट, एसड़ मात्रा नहीं होती है उसमें, एसड़ सही हो जाएगा। चलिए इसमें मात्रा दे दिया हुआ है इसलिए गलत है। वर्तनिकी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें आपसे शुद्ध पूछा जा रहा है। कैलाश, यथेष्ट, महात्मा, महात्म, उच्छखंड, उच्छृखंड, खल, उच्छृंखल, उत्श्रृंखल। तो बताइए खंड हमने बोल दिया, उच्छृंखल है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? किसके वर्तनिकी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें ज़्यादा लोग गलत करते हैं। कैलाश सभी लोग ऐसे लिखते हैं, जो लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं, जबकि इसका सही शब्द होता है कैलाश, एक मिनट, कैलाश इसका सही है, कैलाश स, ये वाला स होता है, ना कि ये वाला, ऐसे वाला स रहेगा यहाँ पे, ये वाला स रहेगा कैलाश में, हमारा सही ये गलत हो गया कैलाश। अब देखते हैं एथेस्ट, यथेस्ट का क्या होता है? यथेस्ट का एथेस्ट ही होता है हमारा एक मिनट, यहाँ पे जो दिया है एथेस्ट गलत है, इसमें भी थोड़ा सा समझ पा रहे हैं क्या गलत है? यथेस्ट ऐसे होगा तो ये वाला रहेगा, यहाँ पे पूरा घुमा दिया है इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। अब यहाँ पे महात्म दिया हुआ है, महात्म में होगा, महात्म नहीं होता है, महात्म कोई शब्द नहीं होता, महात्म में होता है, महात्म में, महात्म में ये होता है। अब श्रृंखल जो है, उत्श्रृंखल, तो ये हमारा करेक्ट है, उत्श्रृंखल बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं हम, आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कथन ए दिया हुआ है, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। कथन बी कह रहा है कि हल्का सा हवा का झोंका आया। कथन सी दिया, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया। कथन डी दिया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा वर्तनिकी की दृष्टि से शुद्ध है? उसकी एकदम बिल्कुल सही लैंग्वेज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है। बताइए, देखिए अगर हम एक एक छाँटते चले इसमें से, सकुशल पूर्वक दिया हुआ है, यहाँ सकुशल पूर्वक लिखने की क्या जरूरत है? सकुशल ही सही है, यहाँ पे हो जाएगा सकुशल, बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ लिखा हो जाता पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए तो बिल्कुल सही था, पूर्वक जो दे दिया है वो गलत है। चलिए, हवा का हल्का सा झोंका,
होगा, न कि हल्का सा हवा का झोंका नहीं होता है। आप कभी भी बोलते हैं हवा का हल्का सा झोंका आया, ये होता है सही, ना कि हल्का सा हवा का झोंका आया, ये गलत है। हवा का हल्का सा झोंका है ये सही होता, लेकिन यहाँ पे दे दिया हल्का सा हवा का झोंका है, इसलिए गलत है। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया, गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया होता है, यहाँ पे एक और बिंदी होती और फिर यहाँ पे डॉट होता, तो गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया तो सही होता है, ये भी गलत। डी देखते हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इनमें से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है उसका चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। तो बी दिया हुआ, मोती सीप में पलता है। कथन सी दिया हुआ, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। डी दिया हुआ, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है कौन सा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ कहें ए निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। मोती सीप में पलता है तो ये भी सही है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए होता है, ना कि बन को गए, बन गए, यहाँ पे को शब्द लगा के गलत कर दिया है। बाघ और बकरी एक घाट का पर पानी पीते हैं, ये सही है। सच में पीते नहीं हैं, मतलब कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए सही है, बताइए। सूरवीर है लेकिन अभिमानी है, वो एक्टर है। तो धीरोदत्त, धीरोदत्त और वीर है धीर वीर, सी दिया है धीरोद और डी दिया है धीरोदत्त। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। यहाँ दात था, यहाँ धीरोदत्त था, इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया। धीरोदत्त जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे धीरोदत्त का क्या होगा, धीरोदत्त को और आसान भाषा में समझें तो सूरवीर किंतु अभिमानी नायक क्या होगा, धीरोदत्त। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें हम, अगर मैं ये कहता है कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है कोई और सूरवीर नायक है, तो वो कौन सा धीरोदत्ता होता, तो हमारा ए हो जाता है ये वाला कथन। सूरवीर भी है वो और कौन सा है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो तो धीरोदत्ता होगा, दात होगा। लेकिन अगर वो अच्छा क्या बोलते हैं, सूरवीर तो है किंतु है लेकिन अभिमानी नायक है, तो वो क्या होगा, धीरोदत्त होगा। धीरोदत्त, धत्त, धीरोदत्त, अधीरोदत्त, समझ में आ रहा होगा दोनों डिफरेंट। तो बस इतनी सी बात है। चलिए अगला देखते हैं। एक अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है वो आपको चयन करना है। ए आपने मुस्कुरा दिया, बी अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, सी दिया हुआ यहाँ पे आपको छोड़कर सभी आए थे, डी दिया शराब विष से भयंकर है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है, बताइए। आपने मुस्कुरा दिया सही है, आप मुस्कुरा दिए होता है, आपने मुस्कुरा दिया नहीं, आप मुस्कुरा दिए। हमने कुछ ऐसी बात कही कि आपने मुस्कुरा दिए, ये करेक्ट होता है। हमने कुछ ऐसी बात की कि आपने मुस्कुरा दिए, ये आपने ने शब्द जो होता है यूपी बिहार में यूज हो जाता है, अपने आप ज़बरदस्ती जोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है। आप मुस्कुरा दिए ये सही होता। अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सही लगेगा, लेकिन सही नहीं है वो। आप मुस्कुरा दिए हो ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है वो चयन करना है। वह बिलाप करके रोने लगी, बी बेफिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल बोल रहे हो, सी दिया वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, और डी दिया वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य ये चयन करना है आपको। देखिए वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, ये सही है, बताइए आप। पहली बात तो ये क्वेश्चन में इसमें जानते हैं क्या गलती है, इसमें चुनना है आपको कि केवल सही। इसमें देखें हम तो ये गलत है, केवल इसमें अशुद्ध वाक्य पहले हम देख लेते हैं। वह बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करके रोने लगी, ये सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखें, चलिए इसको दोबारा हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहीं मतलब बाहर कोई डिस्टर्ब कर दिया है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर से दोबारा। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। अशुद्ध कौन सा है, वह बिलाप करके रोने लगी,
तो बताइए ये सही है। वह बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करने लगी होता है, बिलाप करके रोने लगी, वह बिलाप करने लगी, तो ये सही होता, लेकिन गलत दिया वहाँ पे। वो बिलाप करके रोने लगी, ये गलत है। वह बिलाप करने लगी तो सही होता, लेकिन गलत है यहाँ पे दिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। बेफिजूल बोल रहे हो, क्या है सही है? फिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल नहीं होता है, फिजूल होता है, ये भी गलत है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, बताइए सही है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। अब यहाँ पे देखते हैं डी, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, तो बताइए वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, शहर का कपड़ा नहीं, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, तो सही होता, ये भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। उभ्रत उभ्रदत उभ्रदत उद्भ्रत उद उद्भ्रत शब्द का विलोम होगा। चलिए यहाँ पे देख लिए, उद्भ्रत का विलोम कौन सा होगा? रूड होता है इसका मतलब, आप प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकता है, रूड इसका होता है। उभ्रत, उभद्र आप लोगों ने सुना ना, उभद्र, उभद्रत है इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। बताइए इसका विलोम क्या होगा? रूड का विलोम क्या होगा? डिसेंट होगा, पोलाइटली होगा, यही सब होगा ना। अगर आप इसमें लगाते हैं डी मतलब, तो सही होगा आपका आंसर। कैसे सही होगा? देखिए यहाँ पे विनम्र भी दिया हुआ है, रूड का विनम्र होता है और विनीत भी होता है, दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर बी और सी, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। विनम्र और विनीत दोनों होगा, किसका? उभद्र का, उभद्रत, रूड को उभद्रत कहते हैं, ये हिंदी का शब्द है, ज़्यादा लोग गांव में यूज़ करते हैं, बहुत उभद्र व्यवहार कर रहे हो, तो वही वाला शब्द है यहाँ पे, उभद्रत। चलिए अगला देखते हैं। असीम का विलोम है, कौन सा है असीम का विलोम? बताइए। नसीम, सीम, ससीम और संकुचित, तो बताइए असीम का विलोम कौन सा है? असीम का विलोम है ससीम, हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया, असीम का ससीम। असीम मतलब होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ससीम मतलब सीमित, लिमिटेड। चलिए अगला देखते हैं। शब्द और विलोम चुनिए। इति का अर्थ दिया है, बी सामीप्य का, पार्थक्य, और डी दिया हुआ सौम्य का, उग्र, और डी दिया है यहाँ पे सी के दिया है सौम्य का, उग्र, और डी दिया हुआ सभी सही सम्मिलित है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है? देखिए ध्येय का अगर सेट लगाएंगे आप, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पे दिया सभी गलत हैं और यहाँ पे सारे कथन सही हैं। अगर आप डी लगाते हैं सभी सही सुमलित हैं, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, हमें गलत चुनना था, तो बताइए कन्फ्यूजन हुआ ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा, इसके सेट में बहुत सारी गलतियाँ, ध्येय के सेट में बहुत जगह गलतियाँ हैं इस तरह का। यहाँ पे होता सही युग में है तो सही हो जाता हमारा डी, लेकिन गलत युग में दिया है तो यहाँ होना चाहिए सभी गलत हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाता है डी। इसलिए हम इसको, आप जो समझ में आया लगा लीजिए, यहाँ पे एक गलत काट के डी लगा लीजिए, सही युग में है तो डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं। इत जो होता है अथ, इसका बिल्कुल सही है, इत और अथ। अब समीप्य, पार्थक्य, पार्थक्य मतलब क्या क्या होता है आप बताइए? समीप जो होता है करीब, अपने समीप हो, अपार्थक्य मतलब दूसरा या दूर हो, ये चीज़ समझ में आ रहेगा। सौम्य का होता है, सौम्य और उग्र, तो ये बिल्कुल सही बात है। सौम्य अभी हमने यहाँ देखा है डिसेंट और रूड, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सौम्य दिया हुआ है ये क्या है? डिसेंट है, सौम्य, और यहाँ पे उग्र मतलब रूड है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे आप समझ रहे हैं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है अगर आप पढ़े रहेंगे तो। चलिए अगला है, आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम कौन सा होगा? अनुगामी, विगत, तीव्रगत और आगत। आगामी मतलब होता है आने वाला, आगामी एग्जामिनेशन मतलब हमारे जो आने वाले एग्जामिनेशन, वो विगत पिछला जो बीत चुके हैं, विगत वर्षों के प्रश्नों से देखें तो कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द आप सुने होंगे, तो आप आसानी से को लगा लियो आगामी, और इसका हो जाएगा विपरीत विगत। हमारा सही आंसर बी हो गया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड या फिर नहीं समझ में डिसलाइक कर सकते हैं, आपके ऊपर फ्रीडम है। कृषण, कृषण का विलोम है, इसमें कृषण का विलोम क्या है बताइए? कृषण होता है कंजूस, कृषण किसे कहते हैं? कंजूस को। समझ में आ रहा है आपको? कंजूस। अब इसका विलोम क्या होता है बताइए? दाता होगा, दानी होगा, क्या होगा बताइए? यहाँ पे दिया निपुष्ट, कोष, कोप और दाता और कुटिल, तो कंजूस का हो जाएगा दाता। अगर आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही बात है, कंजूस का दाता, उदार, दानी, ये सब शब्द होते हैं। कृषक और किसण का हो जाता है कंजूस, और दाता को जो दानी होता है, उदार होता है, वो।
क्रिस का विलोम होगा, क्रिस का विलोम। अगर क्रिस शब्द का मतलब आप समझते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए, सकृष्ट दिया, बी कृष्ट दिया, पुष्ट दिया, छीड़ दिया। क्रिस का मतलब होता है कि दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल होता है, कमजोर हो। क्रिस मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। और यहाँ पे पुष्ट का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत। तो हमारा सही आंसर निकल गया, क्रिस का विलोम पुष्ट होगा। सी आंसर करेक्ट है। अगर आपने सी लगाया था तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ विलोम दिए हुए हैं। आपको पूछ रहा है कौन सा सही सुमिलित है। वरदान, अपमान दिया हुआ है, क्या सही है ये। रिक्त, सिक्त दिया हुआ है। मसृण, मसृण का रूढ़, रुच्छ दिया हुआ है। और विस्तारण का निस्तारण दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है विलोम शब्द के दृष्टिकोण से। मिश्रण में होता है मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण मतलब होता है कोमल। क्या होता है, कोमल, सॉफ्ट। और रुच्छ का मतलब क्या होता है, खुरदरा। ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगर यहाँ बात करें वरदान का, तो वरदान का क्या होगा, अभिशाप। ये तो सभी लोगों ने छांट लिया होगा, वरदान का अभिशाप। रिक्त का क्या होता है, खाली। और पूर्ण का क्या होगा, भरा हुआ। तो ये भी गलत है। रिक्त का विलोम होगा पूर्ण। अब मिश्रण का रुच्छ तो आपने कर ही लिया। मिश्रण मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट। और रुच्छ का मतलब होता है क्या होता है, खुरदरा। विस्तारण का क्या हो जाएगा, विपरीत। विस्तारण मतलब एक्सप्लेन करके खूब बहुत ज़्यादा डिटेल बताना। और संक्षिप्त में तो क्या होता है, संक्षिप्त, उसका समरी दे देना। तो ये भी गलत था, निस्तारण दे दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अघ का विलोम होगा। अघ का विलोम कौन सा होगा बताइए। अघ मतलब आप समझ रहे हैं तो आसानी से लगा लेंगे। अध, अनघी, अनघी और निरघ। और यहाँ पे अनघ दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा अघ का, अध, अध का अघ है, सॉरी अघ है। अघ का विलोम कौन सा होगा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा। तो देखिए हम अघ की बात करें तो अघ मतलब होता है अपराध, दुष्कर्म। ठीक। और यहाँ पे अनघ, अनघ की बात करें तो क्या होगा, अनघ मतलब निर्दोष, शुद्ध, पवित्र। ये अनघ हो जाएगा जिसने कोई कर्मकांड ना किया हो। और जो कर्मकांड किया हो अघ हो गया। अघ और अनघ से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम नहीं है, नहीं सब ध्यान दीजिएगा। ए दिया कठिन, बी दिया वक्र, सी दिया कुटिल और डी दिया गरल। तो बताइए इसमें से सरल का विलोम कौन सा नहीं है। यहाँ देखिए गरल जो शब्द है, ये क्या आपको किसी भी एंगल से लग रहा है सरल इजी का विलोम है। बिल्कुल भी नहीं, गरल डिफरेंट शब्द है। गरल मतलब होता है जहर, इसका विलोम होगा सुधा। सुधा मतलब अमृत। गरल मतलब होता है जहर और सुधा मतलब अमृत। ये तो हमारा अलग हो गया। अब देखिए सरल का विलोम देखें, कठिन कोशिश करें हम सरल का विलोम समझने का, तो कठिन हो जाएगा, हार्ड। हार्ड मतलब कठिन हो गया। फिर कुटिल, कुटिल, जटिल, वक्र, कुटिल, ये सब किसके हैं, सभी सरल के विलोम हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्व अल्पायु, स्व अल्पायु का विलोम क्या होगा। स्व अल्पायु बताइए। चिरायु, बहुआयु, अल्पायु, दीर्घायु। स्व अल्पायु मतलब समझ रहे हैं, जिसकी कम आयु हो, कम समय तक जिंदा रहे, उसका क्या होगा विलोम। चिरायु, लंबे समय तक जिंदा रहने वाला। दीर्घायु, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। ये दोनों शब्द सिमिलर हैं। हमारा सही, अगर आप ए लगाते हो तो भी सही है, डी लगाते हो तो भी सही है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिएगा, टेस्ट में गलतियाँ मिलेंगी। तो ये ऐसे ही क्वेश्चनों को आयोग क्या करता है, डिलीट कर देता है या सभी को नंबर वितरित कर देता है जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो दो कंडीशन होता है, तो अगर ऐसे कंडीशन आए तो आप कोई एक लगा लीजिएगा, आपको नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और ये टेस्ट में भी मिस्टेक है ऐसे, जो सरों में, जो सरों में जन्मता है, जो सरों में जन्मता है। हेड मतलब जो सर होता है उसमें जो जन्मता है, के लिए एक शब्द है, कौन सा है। सर जन्मा, सरसिज, सूरसिज और स्वयंभू। बताइए इनमें से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। सरसीज जो होता है, सर में सीजने वाला, सीजना मतलब होता है कि बढ़ाना, पाल पोस के बड़ा कर दिया, सीज के तुमको बड़ा कर दिए, पौधों को सींचा जाता है। तो सरसीज जो सर में सीजे उसको सरसीज कहते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जो लोक में संभव न हो के लिए एक शब्द है, जो यहाँ पे हमारे लोक में, सब पृथ्वी लोक में संभव न हो, उसको, उसके लिए क्या है। इहलौकिक, पारलौकिक, लौकिक, अलौकिक। तो बताइए इनमें से कौन सा
सही है हमारे आंसर। जो लोक में संभव न हो, जो यहाँ पे संभव न हो, उसको लिए क्या कहेंगे? अगर आप अलौकिक चुनते हैं तो बिल्कुल सही काम करते हैं, अलौकिक यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द है, बताइए। सूर्य ग्रहण, परदोष, सूर्यवर्ण और खग्रास। देखिए ये इग्नू के बीएड में भी पूछे गए हैं, बहुत सारे जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। अगर आप अन्य एग्जाम देने वाले हैं, तो कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ पे इसको पूछे जाने की प्रायिकता ज़्यादा है। तो बताइए कौन सा ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, उसके लिए खग्रास है। ज़्यादातर लोग गलत करते थे। अगर आपने पढ़ लिया, आपसे पूछा जाएगा तो आप पक्का लगा लीजिएगा सही। खग्रास है जी, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास कहेंगे उसको। डी हमारा सही आंसर था। चलिए अगला देखते हैं। 34, जिसका बदला लिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है। जिसका बदला लिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, बताइए। ए दिया हुआ प्रतिकृत, बी दिया हुआ प्रमिति, और सी दिया प्रति उत्तन, और डी दिया प्रतिकार। तो बताइए कौन सा इसमें से है जिसका बदला लिया जा चुका हो, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्रतिकृत, जिसकी कृतियों का बदला लिया जा सकता हो उसके लिए प्रतिकृत कहते हैं। जिसका बदला लिया जा सको उसको प्रतिकृत कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जिस पेड़ के तने झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। सॉरी, हमने फिर गलत पढ़ दिया। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तने थोड़ी झड़ते हैं, पत्ते ही झड़ते हैं ना। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है, बताइए। ए दिया हुआ पतझड़, बी दिया पत्तेहीन, सी दिया प्रपड़, और डी दिया प्राकृतिक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द कौन सा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। प्रॉपर्ड होता है, जो जिसके पत्ते झड़ गए हों उसको प्रॉपर्ड यूज करते हैं उसके लिए। जियोग्राफी होता था, कौन सा होता है यहाँ पे? अगर जियोग्राफी शब्द पूछा जाता तो पतझड़ के समय में पत्ते गिर जाते हैं, पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। लेकिन जियोग्राफी के ध्यान में मत रखिएगा, या हिंदी है, हिंदी को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है उसको बताना है। यहाँ वाक्यांश दिया एक शब्द। कथन ए दिया हुआ है, समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेना, एक ही गर्भ से जन्म लेने वालों को कहते हैं सहोदर। बताइए सही है। बी कह रहा है लौट कर आया हुआ आगम। सी दिया हुआ जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ कहते हैं। डी दिया शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए जो लौट कर आया हुआ हो उसके लिए आगत नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं प्रत्यागत। प्रत्यागत, प्रत्यागत यूज करते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो गया, सी गलत दिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्यु उत्पन्नति, उत्पन्नति किस एक वाक्यांश के लिए उपयोग होता है? प्रति उत्पन्नति, बताइए। जो तीव्रगामी हो, जिसकी मंद गति, जिसकी गति, यहाँ पे गति है, सॉरी सब जगह मति लिखा है, सॉरी, जिसकी मति मंद सोच वाली हो। जिसकी मति मतलब होता है मस्तिष्क, जिसकी मति मंद सोच वाली हो। सी दिया हुआ जिसकी मति झट सोचने वाली हो, और डी दिया जो किसी एक स्थान से हटाया गया हो। बताइए इनमें से कौन सा सही है? प्रत्यु उत्पन्नमति कौन सा सही है? प्रत्यु उत्पन्नमति के लिए हम सही शब्द यूज करेंगे जो जिसकी मति झट से सोचने वाली, जो तुरंत सोच लेता है, उसके लिए क्या कहते हैं? प्रत्यु उत्पन्नमति। करेक्ट आंसर सी। चलिए कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा उपयोग होता है? सशर्त, तदर्थ, अंशकालिक, संविदा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मान लीजिए कि किसान और एक व्यापारी के बीच संविदा होता है, तो क्या कहते हैं उसको? दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप मुझे आलू इस साइज़ का, इस गुणवत्ता का बना के दीजिएगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं ना। हमारा सही आंसर यहाँ पे डी हो गया। चलिए सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है? सदाभाव, सदा रहने वाला, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता है, डी स्थिर चित्त व्यक्ति। सदाभाव बताइए किसके लिए यूज होता है? सदा रहने वालों को सदाभाव, ये इसका करेक्ट आंसर। जो सदा रहे, हमेशा रहे, उसको सदाभाव कहते हैं।
स्वयंभू, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो कौन बोलता था? रामायण वगैरह देखते होंगे तो उसमें स्वयंभू शब्द आता है, तो रावण यूज करता था। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? औदार्य, औदार्य दाता, दाता दयालु। बताइए, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो औदार्य दाता जो होता है वो सब कुछ देना जानता है, औदार्य दाता। हमारा सही आंसर है हो गया बी, औदार्य दाता। चलिए अगला हम देखते हैं। 41 दिया हुआ, निम्नलिखित में से एक विशेषण है ग्राम। विशेषण और विशेष में अंतर आप समझ रहे होंगे। हमने क्या बताया था आपको? विशेषण और विशेष। काली भैंस, भैंस, यहाँ पे जो भैंस है क्या है और काली क्या है? बताइए। काली यहाँ पे हो गया, हम लोग बात कर रहे थे किसके? विशेष और विशेषण के बारे में। तो जो भैंस है, भैंसें तो बहुत सारी होती हैं, तो जो उनमें काली है उसको क्या कहेंगे? काला होना उसकी विशेषण है, ये उसकी विशेषता को रिप्रेजेंट करता है। जो भैंस है वो प्रजाति है, मतलब विशेष है। उम्मीद आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसमें बताइए, आप पूछ रहे निम्नलिखित में से एक विशेषण है, कौन सा है? ग्राम, आनंद और फलित और तंद्रा। तो बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जो फलित है ये क्या है? फलित, फलित यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है? विशेषण है। बिल्कुल सही सुना आपने, विशेषण है जो फलित है। फल जो होता है वो क्या है? विशेष है, विशेष है। फल, फल तो सभी पौधों पे निकलता है, लेकिन सभी पौधे फल देते हैं, लेकिन जो फलित है, पेड़ पे फल लगा हुआ है, वो क्या है? विशेषण है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्राम का। ग्राम क्या है अपने आप में? यहाँ ग्राम विशेष से है, लेकिन ग्राम में हो जाएगा तो ये विशेषण हो जाएगा। आनंद, आनंद क्या है? आनंद विशेष है, लेकिन आनंदित है। मज़ा आ गया देख के। तो आनंदित जैसे ही बात करेंगे तो वो विशेषण हो जाएगा। ठीक, विशेष क्या? आनंद है, लेकिन जब आप खुद प्रसन्न हो जाएं, एग्जाम बहुत बढ़िया कर ले तो आनंदित हो जाएंगे, तो वो क्या होगा? विशेषण है, विशेष है, सो विशेषण हो जाएगा। आनंदित जब हो जाएंगे तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन आनंद जो शब्द है ये विशेष है। अब यहाँ पे तंद्रा दिया हुआ है, तंद्रा क्या है? तंद्रिता हो जाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथु का विशेषण शब्द है पृथु। पृथु का विशेषण शब्द क्या है? बताइए। प्रथिल, पृथक, प्रथल और पृथुल। तो बताइए इनमें से पृथु का विशेषण क्या है? पृथुल हो जाएगा विशेषण इसका। पृथक, पृथु का पृथुल हो जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से विशेष और विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अपनति, अवनति दिया हुआ है। यहाँ पे विशेष और विशेषण। अनिति, अनिति, अनैतिक, अनिति अनैतिक। दूषण, दूषित। सी, दाह, दग्ध। और डी दिया है धैर्य, घृष्टता। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मतलब अशुद्ध है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें देखें धैर्य और धृष्टता है, ये गलत है। देखिए धैर्य और धीर होता, धैर्य का, धैर्य जो है वो क्या है? विशेष है, लेकिन धीर है, धीर, धीर क्या है? विशेषण है। धीर धरो, रुको अभी, वो हो गया विशेषण। हमारा सही आंसर निकल गया डी। कुछ और चीज़ें इसमें देख लें धृष्टता का। चलिए छोड़िए, ज़्यादा इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सही है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए ऋषि का विशेषण होगा। ऋषि का विशेषण क्या होगा? आतर, आतर्व, आतर और आरसी, आर्स, आर्स हो गया। ऋषिवत और आर्स, ये दोनों आर्स में बस शब्द का फेर है। बताइए कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अब एक चीज़ तो लॉजिक ऐसे को यूपी पीसीएस आर ओ में लॉजिक लगाइए, दो शब्द जब सिमिलर हो तो उन्हीं में से एक रहता भी है, इसी में से कोई सही है। आर्स जो है करेक्ट आंसर है। देखिए ऋषि जो होते थे वो विद्वान होते थे, लेकिन जब उनकी बातों को कोई लिखता था, लिखित रूप में प्रदान करता तो अर्स कहते हैं उसको। सही आंसर हो गया हमारा बी, क्योंकि लिखते थे इसीलिए इनका विशेषण है। ठीक ना, विशेषण अर्स हो गया। ऋषि क्या है? सामान्य है, ऋषि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ग्रंथों को लिखते हैं उनको अर्स कहते हैं। चलिए
अगला है एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। इसमें पूछ रहा है कि कितने इसमें से शब्द में विशेषण कितने हैं और विशेष्य कितने हैं। हमने आपको बताया था, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए सामान्य शब्द कौन कौन से हैं। लोमड़ी क्या है, विशेष्य है। चूहा क्या है, विशेष्य है। तो दो विशेष्य मिल गए। विशेषण कुटिल, कुटिल, चालाक और सफ़ेद, ये तीन क्या होगा, विशेषण है। उसकी गुणवत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुणवत्ता सभी में नहीं होता, सभी चालाक नहीं होता है। लोमड़ी सभी होती हैं, लेकिन उनमें से चालाक जो है वो उसकी विशेषण है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो गया आपका। तीन हमारे हो गए विशेषण और दो विशेष्य हो गए। तो कहाँ दिया हुआ, तीन विशेषण और दो विशेष्य, सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द आपको चयन करना है। अनुरक्त, औचित्य, मुखर, पेय। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसमें देखें, औचित्य जो होगा ये सही है। बताइए, इसमें विशेषण की बात करें तो औचित्य जो है विशेष्य है, औचित्य विशेष्य है। लेकिन उचित जो होता है, उचित, उचित ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। औचित्य विशेष्य है। अनुरक्त क्या है, अनुरक्त विशेषण है। अनुरक्त, इसका अनुराग जो होगा, अनुराग, अनुराग हो जाएगा विशेष्य। मुखर का क्या होगा, मुखर, मुखर अपने आप में विशेषण है, लेकिन इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, मुख है। अरे बहुत मुखर इंसान है, वो कुछ भी बोल देता है, तो क्या होगा, मुँह फटक बोलते हैं, मुखर बोलते हैं, उसका मुख हो जाएगा। मुँह तो सबके पास है, लेकिन बोलता कौन है, वो को क्या कहें, मुखर बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको, जो बोलता है वो विशेषण हो गया। अब मुख्य सबके पास है, तो मुख्य क्या हो गया, विशेष हो गया। अब यहाँ पे कुछ और छूटा है, पेय। पेय बताइए। पेय और पानी, पान, पान क्या है, पान खाने वाला, और पेय पीने वाला। तो ये पेय जो हो रहा है, पी रहे हैं आप, पीना उसकी विशेषता है। अब पान जो होता है नॉर्मल है। चलिए अब अगला कौन सा है, यहाँ पे 47। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द के लिए क्या यूज करते हैं, बताइए। प्रविशेषण, अविशेषण, विवृत विशेषण और विशेष्य विशेषण। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रविशेषण, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है, आपको विशेष्य इसमें चुनना है। हमने अभी आपको बताया था विशेष्य और विशेषण में अंतर। तो बताइए, आकाशीय, आकाश, आराध्य और आश्रित। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जो आकाश शब्द है ये क्या है, सामान्य शब्द है। आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन आकाशीय, आकाशीय एक विशेषण शब्द है। आराध्य, आराधना, आराधना सामान्य है, लेकिन आराध्य जिसकी पूजा की जाती हो वो क्या है, वो विशेषण है। आश्रित, आश्रय मतलब आश्रय देना, आश्रित हम उस पर निर्भर है, विशेषण है। तो हमारा आकाश यहाँ पे जो था वो विशेष्य था। विशेष्य का, आकाश का विशेषण क्या होगा, विशेषण क्या होगा बताइए, आकाशीय हो जाएगा। और आकाश क्या है, विशेष्य है। चलिए अगला देखते हैं। 2.5 किलो अनाज में विशेषण कौन सा एक होगा। 2.5 किलो अनाज में कौन सा विशेषण होगा, आपको ये बताना है। तो बताइए 2.5 किलो अनाज में विशेषण कौन सा है। निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ निश्चित संख्यावाचक, डी दिया अनिश्चित संख्यावाचक। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए पहली बात तो किलो जो होता है ये क्या है, परिणाम है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा परिणामवाचक कोई तो एक होगा, ये दोनों तो गलत हो गया। अब बताइए जो 2.5 किलो है, कुछ किलो होता तो क्या होता, अनिश्चित हो जाता। लेकिन 2.5 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, 200 किलो, 300 किलो, ये क्या है, निश्चित संख्या है, निश्चित वजन है। हमारा सही आंसर यहाँ पे ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताइए। अगला दिया हुआ एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है। 30 चरपाई, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल और कम भार। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। 30 चरपाई जो शब्द दिया हुआ, 30 चरपाई क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 30 चरपाई। अब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो दिया हुआ यहाँ पे प्रत्येक वाचक है,
प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक कहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति। तृतीय तल क्या है? तृतीय तल क्रमवाचक है, क्रमवाचक तृतीय तल। कम भार क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कम भार, कम तो कितना भी हो सकता है, कम भार तो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक कम भार। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। इसमें से अशुद्ध पर्यायवाची युग्म कौन सा है? गेह, निकेतन, चतुर्भुज, सदानंद, सी दिया हुआ विभाकर, राकापति, डी दिया हुआ वसन, दुकुल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। गेह जो होता है निकेतन होता है, निकेतन मतलब घर, गेह निकेतन ये सब घर के पर्यायवाची हैं, गेह निकेतन। अब चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चतुर्भुज बताइए। चतुर्भुज विष्णु को कहते हैं चतुर्भुज। और सदानंद किसे कहते हैं? सदानंद ब्रह्मा को कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा हो गए, ब्रह्मा। और चतुर्भुज विष्णु, जिसके 4 भुजाएं हैं, विष्णु। तो विष्णु तो ऐसे लिखा जाता ना, यहाँ पे 100 होगा विष्णु, विष्णु को। विभाकर बताइए, विभाकर, राकापति ये किसके हैं? विभाकर, राकापति किसके हैं बताइए? विभाकर और राकापति ये चंद्रमा के हैं। वासन और दुकुल, वासन और दुकुल वस्त्र को कहते हैं, वस्त्र। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या गेह और निकेतन की बात कर लें। गेह और निकेतन हमने घर देख लिया, और चतुर्भुज विष्णु हो गए, सदानंद ब्रह्मा हो गए। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे कौन सा निकला बताइए? बी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत पूछा था। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा एक शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है? आपको ये बताना है। जल तोरी, झस, अंडभव और जलोदरी। तो बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया जल दोरी, तो बिल्कुल सही काम किया। जल दोरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची जल तोरी हो गया, फिर झस हो गया, फिर अंडभव हो गया, इसके बाद मीन हो गया, सफरी हो गया, मत्स्य हो गया, ये सभी मछली के पर्यायवाची है। लेकिन जल दोरी इसके पर्यायवाची मछली का नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कीस किसकी पर्यायवाची है? यहाँ पे कीस किसकी पर्यायवाची है? तोता का, कुत्ता का, बंदर का, झंडा का। तो बताइए कीस जो है किसकी पर्यायवाची है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया हो। कीस जो है एक तरह के बंदर की प्रजाति है। बंदर की प्रजाति, बंदर की पर्यायवाची है, प्रजाति में बार बार बोल रहा हूँ, पर्यायवाची है। कीस जो है किसकी पर्यायवाची है? बंदर की। बंदर के कुछ और पर्यायवाची की बात कर लें तो यहाँ पे मरकट हो गया, मरकट, मरकट बंदर की पर्यायवाची है। हरी, हरी किसकी पर्यायवाची है? बंदर की, हरी। फिर शाखा मृग, शाखा मृग बंदर की पर्यायवाची है। फिर कपि, कपि तो आप नाम सुने होंगे, कपि किसकी पर्यायवाची है? बंदर की पर्यायवाची है। कीस, कीस तो सुने होंगे, कीस का नाम, कीस बंदर की पर्यायवाची है। बानर तो है, ये उसका पर्यायवाची तो जानते ही हैं। हमारा सही आंसर है फिर बंदर, सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मदिरा का पर्यायवाची है मदिरा, माध्वीजा, माध्वीजा, असाध और माध्यवाक और सभी। बताइए कौन सा है मदिरा का पर्यायवाची? इसमें सभी मदिरा के पर्यायवाची हैं। मदिरा, माध्यवाज, मधिवाज, असाध, माध्यवाक, बिल्कुल सही है, सभी हैं। डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। वयस्क किसकी पर्यायवाची है? वयस्क बोल रहा हूँ मैं, फिर गलत हो रहा है। देखिए वयस्य, वयस्य किसकी पर्यायवाची है? आपको ये बताना। मैं पढ़ने में कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, आज मैं कोशिश करूँगा सुधर जाए, आगे से फिर मिस्टेक ना हो। वयस्य किसकी पर्यायवाची है बताइए? देवता की, इंद्र की, और मित्र की, अर्जुन की। वयस्य किसकी पर्यायवाची है? वयस्य जो होता है मित्र की पर्यायवाची है। वयस्य मित्र की पर्यायवाची है। राखा जो है, राखा ये भी मित्र की पर्यायवाची है। फिर मित्र के पर्यायवाची और कैसे हैं? राखा, सहचर,
सहचर भी इसकी परिभाषी है, सहचर की बात कर लीजिए। फिर से भीत जो होता है, भीत, भीत भी मित्र की परिभाषी है। सुहद, सुहद भी मित्र की परिभाषी है, सुहर्ड। तो यहाँ पे हमारी वयस्य की इसकी परिभाषी होती है मित्र की। हमारा सही आंसर डी है, सी है। निम्नलिखित में से कौन आकाश का परिभाषी है? नहीं है। आकाश की परिभाषी कौन सा इसमें नहीं है, आपको ये बताना है। आकाश की परिभाषी नहीं है। ए अव्रज, अनंत, घौर, अम्बक। बताइए इनमें से आकाश का परिभाषी कौन सा नहीं है? देखिए अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अम्बक, अम्बक किसकी परिभाषी है? अम्बक आँख की परिभाषी है, यही आकाश की परिभाषी नहीं है। अव्र जो है, अव्र आकाश की है, अनंत आकाश की है, घौ ये भी आकाश की ही है। अम्बक जो है आँख की परिभाषी है। आँख की परिभाषी और कौन सा होगा? लोचन हो जाएगा, लोचन, लोचन। फिर बिलोचन, बिलोचन, बिलोचन हो जाएगा। ये सब किसकी परिभाषी है? आँख की, आँख। चलिए अगला देखते हैं। किन्नरेश, यक्षराज, धनापति, धनाधीप। किन्नरेश, यक्षराज, धनाधीप किसके परिभाषी हैं? बताइए। ए दिया हुआ किन्नर के, बी कुबेर के, सी विश्वकर्मा के, और डी इनमें से किसी के नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बी कुबेर के हैं। कुबेर कौन थे? कुबेर है धनवान के देवता, धनवंता के देवता, जिसे धन मिलता है उनको कुबेर कहते हैं। कुबेर के अन्य परिभाषी कौन कौन से हैं? किन्नरपति, फिर हो गया किन्नरपति, किन्नर नरेश, किन्नर नरेश कहेंगे, यक्षराज कहेंगे। यक्षराज अगर पूछे किसके हैं यक्षराज, तो आप याद रखिएगा कुबेर की ही परिभाषी है यक्षराज। धनाधीप जो कि यहाँ पे दिया हुआ धनाधीप, धनाधीप, धनाधीप कुबेर की ही परिभाषी है। धनराज ये भी कुबेर की परिभाषी है। धनेश, धनेश किसकी परिभाषी? कुबेर की। तो ये बात याद रखिए। कुबेर कौन है? ये धनावता के देवता हैं, धनावंता के देवता कौन है? कुबेर। ये बात याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध परिभाषी वर्ग का चयन करिए। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र, तनुजा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद और निरध सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? शुद्ध परिभाषी कौन सा है? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे सभी सही हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए डोंगी, तरड़ी, जलपात्र ये किसके हैं? नौका के हैं। नौका जो सीप होता है ना उसकी परिभाषी है नौका के। ये तीनों डोंगी, तरड़ी, जलपात्र ये नौका के परिभाषी है। तनुजा, दुहिता और सुता किसकी परिभाषी है? आप कोई नहीं इसमें याद आ रहा होगा, दुहिता तो आपको याद आ रहा होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दुहिता शब्द आएगा। पुत्री के परिभाषी हैं तनुजा, दुहिता, सुता, ये भी सही है। पुत्री के परिभाषी तनुजा, दुहिता, सुता। और पयोद, वारिद और नीरद, पयोद, नारिद और नीरद किसके परिभाषी हैं? बताइए। पयोद, पयोद, वारिद, नीरद किसके हैं? बादल के हैं, बादल के परिभाषी हैं। तो आप याद रखिएगा पयोद, वारिद, नीरद, जलधर। यहाँ जलधर नहीं दिया, जलधर याद रखिए। धरा धर होगा, धराधर, धरा धराधर, धराधर। फिर हो गया जलधर। ये सब किसके हैं? बादल के ही परिभाषी। हमारा यहाँ सही हो गया डी। चलिए अगला देखते हैं। नखा युद्ध किसका परिभाषी है? नखा युद्ध किसका परिभाषी बताइए? नखा युद्ध। ए सिंह का, बी हाथी का, सी सांप का और डी तालाब का। नखा युद्ध। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया शेर का तो सिंह का बिल्कुल सही बात है। सिंह के परिभाषी नखा युद्ध। नखा युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? मृगराज, मृगराज नखा को जानते हैं, मतलब शेर को, सिंह को जानते हैं मृगराज के नाम से। नखा युद्ध के नाम से जानते हैं, नखा युद्ध यहीं पे दिया हुआ है। फिर केसरी के नाम से, केसरी पूछा जाता है आपसे केसरी का परिभाषी कौन सा है? तो सिंह हो जाएगा, नखा युद्ध हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कौन सा? पशुराज हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा। ये सभी सिंह के परिभाषी थे। केसरी की, केसरी किसकी परिभाषी है? सिंह की। केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? अब बताइए। ललना किसका परिभाषी है? बताइए। ललना। ए दिया पुत्र का, बी दिया स्त्री का, और सी दिया चांद का, और डी दिया होठ का। तो ललना किसकी परिभाषी है? यहाँ स्त्री का परिभाषी होता है ललना। ललना, नारी, वनिता, कांता और रमणी,
रमणी, रमणी, रमणी किसकी परिभाषा है? स्त्री का। ये सारे 60 क्वेश्चन थे। उम्मीद आपने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया होगा, सही कर लिया होगा। ये सिर्फ देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं।